Hello everyone. In this lecture we will talk about the VI characteristics of a diode. तो VI characteristics एक्चुअली होती क्या है डायोड की, उसके बारे में हम देखेंगे। VI characteristics एक्चुअली ये बताता है कि आपका जो डायोड है इसे अगर आप बायसिंग दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो उस समय इसमें इसके V दैट इज़ वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। दैट इज़ अगर आप डायोड को कुछ इनपुट दे रहे हो और उस इनपुट देने के बाद उस डायोड का क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके बीच एक जो आप रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो उसे ही हम कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। सो आप देख सकते हैं दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ डायोड, जब रिस्पॉन्स ऑफ अ डायोड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो इट कैन बी जस्ट its response can be judged from the characteristics known as the VI characteristics. As we know that जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो आपके टू टाइप्स की होगी, बिकॉज आपका डायोड जो होता है वो दो बायसिंग में काम करता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग में काम करता है। अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायसिंग की, तो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करने के लिए आपका जो ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव पार्ट बैटरी के, जैसे डीसी बैटरी है, डीसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव साइड जो होता है डीसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और यहाँ पे जो ये VF लिखा हुआ है, दिस VF इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं VF। दैट इज सबका एक अपना एक कट इन वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज। तो उस वही आपका डायोड के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा, IF आपका जो होगा वो आपका डायोड करंट हो जाएगा एंड V इज द अप्लाई वोल्टेज। तो चलिए हम देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक में कि कैसे हम V की वैल्यू और I की वैल्यू जब चेंज करते हैं तो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा प्लॉट होता है। As we can see in this graph, this is the VI characteristic graph। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं दैट इज यहाँ O से P और P से Q के लिए आप दो रीजन में आपको इस पूरे ग्राफ को क्लासीफाई किया गया है। इस दो रीजन में इसलिए क्लासीफाई किया गया है क्योंकि अगर आप P पॉइंट तक देखें तो इस P पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे तो देखते हैं कि करंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज काम करता है दैट इज डायोड का, दैट इज कट इन वोल्टेज। तो अगर आपका सप्लाई वोल्टेज दैट इज V है, जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है V, तो अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू अगर इस V गामा से कम है, V गामा गया दैट इज कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज हर डायोड का अपना एक इंटरनल वोल्टेज होता है, दैट इज उससे जब वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज उससे ज़्यादा होगा तभी आपका करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो अगर आप देख सकते हैं V की वैल्यू दैट इज सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू जब तक इस कट इन वोल्टेज से कम होती है तो करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, दैट इज स्मॉल होती है। आप देख सकते हैं जो करंट की वैल्यू होती है इज वेरी स्मॉल। लेकिन जैसे ही हम P से Q रीजन के लिए देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी जो V की वैल्यू है दैट इज सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है इस कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होती है तो करंट जो होती है आपकी वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो है आपका ये डिफाइन करता है कि दैट इज आपने जो वोल्टेज अप्लाई की है वो कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है। सो हियर वी कैन सी दैट आफ्टर व्हेन द वोल्टेज इज ग्रेटर देन V गामा, देन सप्लाई वोल्टेज ग्रेटर देन V गामा, द करंट जो होता है वो एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज करता है। सो इन दिस वे वी डिफाइन द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने देख लिया कि जो VI की वैल्यू, V की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू V गामा से कम है तो आपका करंट की वैल्यू स्मॉल होती है, बट जैसे ही सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू फॉरवर्ड बायसिंग में V गामा से ज़्यादा होती है तो करंट जो होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। एक चीज़ और इसमें आप देख सकते हैं, ये जो आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका जो हमने फॉर्म किया है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि अगर हम बात करें आपका जो भी ग्राफ होता है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बिकॉज फर्स्ट में क्या होता है आपकी जो दोनों वैल्यूज होनी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग हम करते हैं वो पॉजिटिव V वोल्टेज होता है और करंट भी जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। जब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही टर्म्स आपने यहाँ लिखा, सो दैट वी इम्प्लीमेंट इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ हियर वील टॉक अबाउट द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसकी बात करें तो जैसा हमने आपने डायग्राम में देखा था कि आपकी जो करंट की वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती है, इस तरह की होती है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन ना हो कि उसमें क्या होता है थोड़ा सा वो बेंट होता है नीचे की ओर।
तो ये जो बेंडिंग है, जो आपकी इस करंट में जो बेंडिंग है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपके डायोड का, उसकी वजह से क्या है, ये आपके करंट में का तो थोड़ी सी बेंडिंग होती है। मतलब ये नहीं कि आपने जितना इनपुट दिया सारा का सारा आउटपुट मिल गया। जैसे जैसे आप इनपुट की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे धीरे धीरे स्लोली इसमें क्या होता है, चेंज होता है। ये जो चेंज हो रहा है दैट इज ये रेजिस्टेंस की वजह से। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये एक सीधी लाइन होती है। रेजिस्टेंस का मतलब अगर आप समझिए कि अगर आपने बॉल को पैर से हिट किया है, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर नहीं है, तो बॉल जो होगा फुल स्पीड से, जितना आप फोर्स दोगे पूरी फोर्स से मूव हो जाएगा। लेकिन एयर होने की वजह से, दैट इज जो बैकग्राउंड में एयर्स होते हैं, तो एयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉल जो होगा वो फुल स्पीड से ना आके उसकी स्पीड जो होगी उस एयर की वजह से धीमी होती जाएगी। दैट इज सेम इसी तरह आपका ये करंट का है। तो अगर हम बात करें आपका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज टू टाइप्स के होते हैं। एक स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है और दूसरा होता है डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक स्थिर, डायनेमिक दैट इज चेंज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सिंपल आपको मालूम चाहिए। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है, दैट इज आर इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन आई, दैट इज वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करेंट। तो आप देख सकते हैं आर इक्वल टू वी अपॉन, दैट इज जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है आपका स्टैटिक का, वो कहाँ से, ओ ए अपॉन ओ सी। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखें, ओ ए अपॉन ए सी आपका कहाँ तक है, दैट इज अगर आप मेजर करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ ए, दैट इज वी, और ओ सी आपके कहाँ पे वैल्यू हो गई, ये करंट की। दैट इज इस पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पे जो आपका रेजिस्टेंस लग रहा है, पॉइंट ई पे, इस पॉइंट पे अगर आपने रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर है थोड़ा। तो आपने यहाँ पे चेंज कर लिया, दैट इज वोल्टेज आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो दैट इज ओ ए अपॉन ओ सी इज डिफाइंड एज द स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखें, तो अगर हम स्टैटिक रेजिस्टेंस की बात करें, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस आपका जो ग्राफ प्लॉट होता है, इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे जब आप कैलकुलेट करते हो, किसी पॉइंट पे, मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कह रहा हूँ, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी की वैल्यू आपकी पूरी ये हो गई और आई की वैल्यू ये हो गई, देन वी से दैट इट इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज एट पर्टिकुलर पॉइंट ई। वहीं जब हम बात करते हैं आपकी डायनेमिक रेजिस्टेंस की, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगी दैट इज आप ओवरऑल की बात करोगे, ओवरऑल की, दैट इज आपका जो पूरा, दैट इज आपने सप्लाई वोल्टेज आपका क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, दैट इज डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ। तो ये जो टोटल की जब आप बात करते हैं उस पूरे ग्राफ में, जैसे अगर आपका ये पूरा ग्राफ है जो पूरा चेंज हो रहा है, इस पूरे को, दैट इज हम ये पूरे वोल्टेज अपॉन इस टोटल करंट की बात करते हैं, देन डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ इज डिफाइंड एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इस तरह हम दे सकते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड बायसिंग डायोड में भी सिंस आपके दो तरह के रेजिस्टेंस हैं, दैट इज स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। स्टैटिक होता है आपका दैट इज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया, और ये जब हम डीसी लेवल अप्लाई करते हैं उसके लिए भी होता है। और वहीं अगर हम डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वैसे एसी के लिए आपको बेसिकली देखा जाता है, ये होता है एसी कंडीशंस के लिए होता है, उसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। और डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो आपका टोटल चेंज हो रहा है, टोटल चेंज आपका जो पूरा का पूरा ये चेंज हो रहा है, ये चेंज सिर्फ आपके रेजिस्टेंस की वजह से ही हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपको ग्राफ रिसीव होगा, जो प्लॉट करेंगे, उसे हम कहेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इसमें रिवर्स के लिए सिंपल आपको मालूम है, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से उल्टा कनेक्ट कर देते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग कहते हैं। और इस रिवर्स बायसिंग में आप ग्राफ को देख सकते हैं, जब आप ग्राफ को देखना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्टली जो आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ की ये आपका पहला था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने आपको बताया कि v की वैल्यू इसमें क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि v आप रिवर्स बायस में अप्लाई कर रहे हो, तो v की वैल्यू नेगेटिव, और i की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब दोनों नेगेटिव होता है तो वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में इम्प्लीमेंट होता है। हम देख सकते हैं कि ये आपका इसी की वजह से आपके जो इम्प्लीमेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ अगर हम इस करंट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज दैट इज माइनस वी की वैल्यू,
माइनस वी की वैल्यू अगर पर्टिकुलर दैट इज ओ से क्यू तक हम इंक्रीज करते हैं, ओ से क्यू तक इंक्रीज करते हैं, तो करंट इनिशियली जो होता है थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बट देन आफ्टर क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने पे भी आपकी जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है इट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी अर्थ नाम से क्लियर हो है, माइनॉरिटी मतलब स्मॉल, जो करंट फ्लो होती है वो वेरी स्मॉल होती है। तो यहाँ पे जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज करने पे भी आपका क्या होता है, करंट जो होता है सैचुरेट हो जाता है। इस रीजन, इस करंट को, ये जो आपका करंट होता है इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन मतलब आपकी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, रिवर्स मतलब रिवर्स में हो रही है, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। बट हम इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पहुंचता है जिसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उस पॉइंट पे पहुंचते ही जो करंट होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। इस ये जो रीजन होता है जहाँ पे जो करंट आपकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन, और जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इस पर्टिकुलर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो पूरी आपकी करंट फ्लो होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आपने देख लिया कि दैट इज वोल्टेज बढ़ाने पे करंट जो होती है कांस्टेंट बन जाती है, तो उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और इसके बाद जैसे ही करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ये दैट इज पूरा जो होता है वो आपका रिवर्स करंट होता है। नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। रिवर्स रेजिस्टेंस की हम जब बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सेम जैसे आपका उसमें स्टैटिक और डायनेमिक था आपके फॉरवर्ड में, उसी तरह आपके इसमें भी स्टैटिक रेजिस्टेंस और आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तो सेम इसमें भी आप देख सकते हैं जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है दैट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट हो। देख सकते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ओ क्यू अपॉन आई जीरो। तो ओ क्यू अपॉन आई जीरो अगर आप अपने ग्राफ में चेक करें तो ओ क्यू की वैल्यू आपकी ये हो गई, दैट इज ये पर्टिकुलर वोल्टेज हो गया ओ क्यू अपॉन आई जीरो, दैट इज यहाँ पे ये जो करंट है। तो इस वोल्टेज पे ये जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो इतने पर्टिकुलर दैट इज इतने ही इस रीजन के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कम हुआ है किसी कम पॉइंट के लिए आप देख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। वहीं जब हम बात करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस की, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस में आप देखेंगे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो टोटल मेजर होता है, दैट इज फिर से वही जहाँ उसमें डीसी के लिए था यहाँ ये आपके लिए होता है एसी के लिए, दैट इज एसी अंडर एसी कंडीशंस होता है। और ये जो आपका होता है बेसिकली स्टैटिक वाला डीसी कंडीशन में, ये आपका होता है एसी कंडीशन में। तो मैंने आपको उसमें जैसे बताया था उसमें रिवर्स स्टैटिक पॉइंट दैट इज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे था, यहाँ पे डायनेमिक पॉइंट जो है ओवरऑल चेंज, दैट इज ओवरऑल रिवर्स वोल्टेज अपॉन ओवरऑल करंट, चेंज इन करंट। तो जो डेल्टा होता है डेल्टा बताता है कि चेंज है, दैट इज चेंज इन रिवर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन रिवर्स करंट इज टोटली डिफाइंड एज द रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो हर जगह रेजिस्टेंस जो होता है एग्जिस्ट करता है, उसको आप इस तरह से अगर डायोड में देखें तो इस तरह से मेजर कर सकते हो। और रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज़ अगर आप इनपुट दे रहे हो तो 100% आउटपुट ना जाके उसमें थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, जो थोड़ा सा स्लोप उसमें जो क्रिएट हो जाता है वो आपकी सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से है। So in this way we talk about the VI characteristic of a diode in forward biasing and the reverse biasing. This is the complete graphical representation of the forward and reverse where we see that this is of this particular point that is cut in voltage के बाद क्या जो वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गई, वहीं पे ये जो था आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट था, इसके बाद जो करंट थी आपकी एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर कोई आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछे तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक यही रिप्रेजेंटेशन होती है, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक नथिंग बट द इट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ अ डायोड। तो डायोड का रिस्पॉन्स कैसा होता है उसको समझने के लिए जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे हम कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन की, बिकॉज हम दो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं जिसमें आपका जो सिलिकॉन के लिए जो गामा की वैल्यू होती है 0.7 होती है, वहीं जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। तो ये अलग से एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 0.3 ये आपके जर्मेनियम के लिए हो गया, ये आपके सिलिकॉन के लिए हो गया। फिर ये आपका फिर से सिलिकॉन के लिए हो गया, ये आपका जर्मेनियम के लिए हो गया। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बट दिस इज नथिंग एल्स। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। अभी तक हमने जो
वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी। मतलब आपने प्रैक्टिकली उसको इनपुट दिया और उसके आउटपुट को रिसीव किया, देन आपने उस ग्राफ को प्लॉट किया। बट जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था वी और आई के बीच में, उसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। दैट इज आई इक्वल टू आई जीरो यू डी बार वी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन। ये आपको जो होता है ये डायोड करंट इक्वेशन होता है, जिससे आप डायोड करंट कैसा रिस्पॉन्स कर रही है उसको आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई जीरो है वो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, नीटा की वैल्यू 1 फॉर जर्मेनियम, 2 फॉर सिलिकॉन डायोड, एंड दिस वीटी इज नथिंग बट द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब जो वोल्टेज की वैल्यू है वो टेम्परेचर की इक्विवेलेंट आप वैल्यू यहाँ पे रिसीव करते हो। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से कि जो आपकी वोल्टेज होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। दैट इज डायोड करंट जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस जो वी टी की वैल्यू, क्योंकि आपको देखिए आई जीरो की वैल्यू आपको रिसीव हो जाएगी, वी की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी, नीटा की वैल्यू, ये वी टी की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर वी टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उसके सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। दैट इज वी टी की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेट करने के लिए, आपको वी टी इक्वल टू होता है के टी वोल्ट्स, वेयर के इज द वोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू ये होती है। कैपिटल टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन होती है, तो आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी होती है। दैट इज रूम टेम्परेचर वैल्यू 27 होती है, उसको हम एडिशन कर देते हैं 273 से, दैट इज 300 केल्विन टू। के की वैल्यू आपको मालूम थी, कैपिटल टी की वैल्यू आपने निकाल ली, दोनों में आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, देन वी रिसीव द आंसर। दैट इज वी टी की वैल्यू जो होती है आपकी 26 मिली वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो वोल्टेज इक्विवेलेंट टेम्परेचर होती है उसकी वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट। तो ये सारी अगर वैल्यूज़ आपको मालूम है तो आपको कोई भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस पर डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके आप इजीली डायोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो डायोड होता है, हमारा डायोड अगर करंट की जो देखें, डायोड करंट की बात करते हैं तो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ डायोड, दैट इज अनबायस्ड, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस्ड। जो हमने इक्वेशन दिया है, इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि अच्छा करंट की वैल्यू अनबायस्ड में, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या होगी। जैसे हमको मालूम है अनबायस्ड मतलब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो उसमें वी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इक्वेशन में वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका e टू द पावर जीरो दैट इज 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, दैट इज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमने देखा था कि अनबायस्ड कंडीशन में आपकी करंट की वैल्यू प्रैक्टिकली भी हमने देखा था, पढ़ा था कि उसकी वैल्यू जीरो होती है, और यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि अनबायस्ड कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ वी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड बायस में हमको जैसा मालूम है कि हमारी जो वी की वैल्यू क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। तो अगर वी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो अगर हम इस पूरे टर्म को देखें इक्वेशन में तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इस पूरे टर्म की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इसमें से आप -1 भी कर दें तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इस 1 को जो होता है नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस 1 को नेग्लेक्ट करने पे हमारा जो टर्म बचता है वो हो जाता है आई एफ इक्वल टू आई जीरो ई टी बार वी अपॉन नीटा वी टी। तो इसे ही कहते हैं दैट इज ए फॉरवर्ड करंट। तो हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हम जो प्रैक्टिकली हमने देखा तो उसको हमने इसमें थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर दिया। सेम इफ वी टॉक अबाउट इन रिवर्स बायस डायोड, अगर हम रिवर्स बायस कंडीशन की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में आपको मालूम है कि v की वैल्यू जो होती है आपकी नेगेटिव होती है। तो अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो जो पूरा टर्म है ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म स्मॉल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये स्मॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, अगर 1 से ही छोटा है तो हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है -1, दैट इज अल्फा आई आर की वैल्यू हो जाती है माइनस आई जीरो। अल्फा को केयर नहीं करनी, डोंट केयर अबाउट द अल्फा, आगे पता चलेगा अल्फा क्या होता है। बट जो रिवर्स करंट की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है सेचुरेशन करंट के बराबर। तो आप देख सकते हैं रिवर्स बायस करंट कंडीशन में आपकी जो करंट की वैल्यू है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट के बराबर होती है, जहाँ जो नेगेटिव वैल्यू है वो ये शो करता है कि आपकी जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, डायरेक्शन में फ्लो होगी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो फॉरवर्ड करंट के बराबर होगी। ठीक है, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जैसा हमने देखा था कि जैसे हमारी वैल्यू क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, सेचुरेशन करंट के बराबर होती है, दैट इज सेचुरेशन करंट, और अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो ये हमने इक्वेशन के थ्रू भी हमने प्रूव कर लिया कि अच्छा हमारे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और अनबायस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो कैसा फ्लो होता है।
तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया और मैथमेटिकली भी इसे प्रूव कर दिया। जैसा कि आपको मालूम भी होना चाहिए कि हर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए आपका मैथमेटिकल इक्वेशन होना ही चाहिए। तो हमने इसको प्रैक्टिकली भी और मैथमेटिकली दोनों प्रूफ करके देख लिया कि फॉरवर्ड करंट की वैल्यू ये होती है, वहीं रिवर्स करंट की वैल्यू जो आपकी ये होती है। सो इन दिस वे वी हैव completely discussed about the VI characteristic of a PN junction diode in forward reverse by using a practical approach, और हमने मैथमेटिकली भी इसको बाय यूजिंग द डायोड करंट हमने इसे प्रूव कर दिया है। ये डायोड करंट जो इक्वेशन होता है ये कंपलसरी, दैट इज यू ऑल मस्ट नो, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज I is equal to I0 e to the power V upon neta Vt minus 1, where Vt is the temperature, that is voltage equivalent to temperature। अगर हम एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर का डायोड पे क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड। तो सबसे पहले पॉइंट है दैट इज जो कट इन वैल्यू होती है, कट इन वैल्यू, हर कट इन वोल्टेज क्या होता है, दैट इज हर डायोड का अपना एक इंटरनल वोल्टेज होता है, दैट इज उससे ज़्यादा वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो कट इन वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो कटिंग वैल्यू की जो कटिंग वोल्टेज होता है वो आपका डिक्रीज होता है। दूसरा है आपका दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। मैंने आपको बताया था रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है दैट इज रिवर्स बायस्ड डायोड में क्या होता है कि जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जो करंट फ्लो होता है आपके उस डायोड में वो बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है, मेजॉरिटी की वजह से नहीं होता है, मेजॉरिटी सिर्फ फॉरवर्ड में होता है। जबकि रिवर्स बायस कंडीशन में डेप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेप्लीशन रीजन विड्थ होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो ना होकर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ ये आपके टेम्परेचर डिपेंड होते हैं, ना कि आपके वोल्टेज डिपेंडेंट। जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू होती है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा टर्म है दैट इज आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है, और हर 10 डिग्री टेम्परेचर के लिए, हर फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डबल हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होती है, डबल होती है। फिर आप देख सकते हैं अभी हमने देखा कि Vt टेम्परेचर इक्विवेलेंट होता है, और हमने एक चीज़ और है कि दैट इज़ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ये चार कुछ टर्म्स हैं जिसपे आपके टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है। डायोड की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है एज पर दियर पैरामीटर। तो कटिंग वैल्यू डिक्रीज होती है जबकि रिवर्स सैचुरेशन करंट, ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड Vt की वैल्यू ये सब सारी इंक्रीज होती है। तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सिर्फ V गामा दैट इज कटिंग वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी, अदरवाइज जो सबकी वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हम सिलिकॉन, हमने सेमीकंडक्टर यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया, तो सिलिकॉन मटेरियल पे जब 27 था तो कटिंग वोल्टेज की वैल्यू ये थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कटिंग वोल्टेज की वैल्यू आपकी और डिक्रीज हो गई। वहीं पे अगर हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू देखें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम थी, दैट इज टेम्परेचर कम था तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू कम थी, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ब्रेकडाउन की वैल्यू और इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन इजिली क्लासीफाई the effect of temperature on the diode. Now in next lecture we will talk about the junction capacitance. Junction capacitance क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे in the next lecture. So till then revise the topics and do remember. Okay, bye, take care to all.